नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुंदेलखंड मिरर के स्पेशल टॉक शो में। आज हमारे साथ इस टॉक शो में मौजूद है बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय जी। तो सबसे पहले आपका परिचय करवाना चाहेंगे भानु सहाय जी से। कहाँ के रहने वाले हैं मूलतः, और इन्होंने बुंदेलखंड निर्माण के लिए जो मोर्चा उठाया हुआ है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो भानु सहाय जी, आपका स्वागत है इस स्पेशल टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, पहला सवाल ये है कि बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा क्या है? बुंदेलखंड के लिए ये किस तरह से प्रयासरत है? बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा एक गैर राजनीतिक संस्था है जी, जो जिसका प्रथम उद्देश्य तो पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण है जी, लेकिन इसके अलावा भी जो यहाँ विकास के बड़े मुद्दे हैं जी, उसको लेकर भी हम लोग इसलिए सामने आते हैं कि अगर विकास बिल्कुल ठप हो जाएगा जी, तो निर्माण तो जब होगा तब होगा, लेकिन लोग मर जाएंगे। तो जो प्रयास है वो विकास और निर्माण है गया था जी। आजादी के बाद बुंदेलखंड राज्य बना था जी, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां जो भी रही हैं उस समय सरकार की, केंद्र सरकार की, जी, उन्होंने हमारी इकाई को खत्म करके हमारा जो राज्य था जी, उसको विंध्य प्रदेश में मिला दिया। जी, फिर वो मध्य भारत हो गया। जी, और 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग द्वितीय की रिपोर्ट को इनने लागू किया जी, तो बुंदेलखंड क्षेत्र है जो उसको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांटकर हमारे सीने को दो भागों में, हमारे धड़ को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जी। उसके बाद से लगातार ये मांग उठती चली आ रही है कि हमारा राज्य था, हमारा राज्य दो। क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम जो आया था उसमें भी कहा गया था जी कि भाषाई आधार पर, त्योहारों के आधार पर, रहन सहन के आधार पर राज्य बनेंगे। जी, तो बुंदेलखंड की एक अपनी भाषा है, एक अपनी संस्कृति है जी। हमारा राज्य क्यों नहीं है फिर? अच्छा, तो सर एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे। वर्तमान समय में बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए केवल अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए मुद्दा बन गया है? नहीं, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है। जैसे ही चुनाव आते हैं जी, तो वो कोई भी राजनीतिक दल हो, बुंदेलखंड राज्य निर्माण का मुद्दा इस तरह से उठाता है जैसे वो बुंदेलखंड का लाल हो। जी, लोग भी उनकी जो मीठी मीठी बातें होती है उसमें कहीं ना कहीं बहने लगते हैं। जी, क्योंकि वो मंचों से सौगंध उठाते हैं, जी, वो मंचों से लोगों को आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं, कस्में खाते हैं जी, कि हम अगर सत्ता में आ गए या हम चुनाव जीत गए तो बुंदेलखंड राज्य हमारा शीर्ष मुद्दा रहेगा। जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि एक कहावत भी है कि जब रात गई बात गई और आपका नाम सुभाष गई, बात खत्म हो जाती है। जी। तो सर, जीतने वाला मद में खो जाता है, हारने वाला घर में सो जाता है। जी सर, और तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि व्यापक स्तर पर बुंदेलखंड को राज्य में बदलने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? खासकर लोगों की जागरूकता की बात करें तो यहाँ तो अगर देखें तो कुछ आंदोलन हुए जरूर, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिला लोगों का। इस पर नहीं, आपकी बात ये 100% मान्य है कि जन आंदोलन नहीं है, लेकिन जहाँ तक जन सहयोग की बात है तो अगर किसी भी जो एक रिक्शा चला रहा हो, ठेला चला रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, एक चाय की दुकान रखा हो, अगर उससे भी जाके आप बात करेंगे क्यों बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए क्या, वो तत्काल कहेगा बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। जी, लेकिन दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र की कि देश की आजादी के 73 वर्ष बाद जी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के दस्तावेजों में जी, अति पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड दर्ज कागजात है। जी, हमारे पास साधन नहीं है। जी, हमारे पास सवेरे अगर चूल्हा जलता है तो शाम को चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो ऐसे समय में अगर हम लोगों से ये आशा करें कि आप अपनी दिहाड़ी छोड़ दो, आप अपनी मजदूरी छोड़ दो और आप बुंदेलखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में सहभागिता करो, तो ये बात भी कहीं ना कहीं उचित प्रतीत नहीं होती है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि हर दिल में बुंदेलखंड बसता है और हर आदमी बुंदेलखंड चाहता है बुंदेलखंड का। जी सर, एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि हाल ही में सरकार द्वारा बुंदेलखंड के निर्माण के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, ये जिसको कहते हैं ना कि किसी चीज को छुपाना हो, किसी चीज को बदलना हो, तो उसके लिए एक दूसरी चीज सामने खड़ी कर दी जाए। बिल्कुल सर। गत चुनाव में जो यहाँ की उस समय सांसद और केंद्र में मंत्री हुआ करती थी उमा भारती जी, उन्होंने मोदी जी के मंच से जी, ये घोषणा की थी, ये वादा किया था बुंदेलखंड की जनता से कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य निर्माण करा दिया जाएगा, जी, जिस पर मोदी जी ने भी सहमति दर्ज की थी। जी, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब क्या किया जाए, क्योंकि वो कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं या जो भी उनकी मंशा हो। उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और ये बोर्ड का निर्माण कर दिया। हमारा कहना है कि ये बोर्ड तो एक धोखा है और राज बना दो मौका है। जी, देखिए ये कार्यदायी संस्था है जी, ये सिर्फ आपको परामर्शदात्री संस्था है। ये सिर्फ आपको परामर्श दे सकती है कि यहाँ पे तालाब खोद दो, यहाँ पे कुआं बना दो, यहाँ पे ये बना दो। वो तो वैसे भी कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्लानिंग चलती रहती है, विभाग प्लानिंग करते रहते हैं कि डैम कहाँ बनना है, सड़कें कहाँ बनना है, उद्यान कहाँ बनना है। तो उसमें इनका रोल अलग कहाँ से है? इन्हें चाराने पैसे खर्च करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ अपने नेताओं को लाल बत्ती के रूप में, लाल बत्ती भली ना दी, अब नहीं मिल गई, लेकिन उस श्रेणी में लाने के लिए एक बोर्ड का गठन कर दिया गया, जिसकी यदा कदा कोई मीटिंग हो जाती है, वही प्रस्ताव जो पहले सरकारी नुमाइंदे देते थे वही ये देने लगे। अंतर इतना सा है, ये धोखा है, ये धोखा है हम लोगों के साथ। जी बिल्कुल सर। तो एक और सवाल पूछना चाहूंगा, कोरोना काल लॉकडाउन में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा बुंदेलखंड राज्य के मुद्दे को कैसे जीवित रखे हुए? नहीं, 100% कोरोना काल में देखिए, आपको एक थोड़ा सा विषयांतर करते हुए बताऊं जी। इस कोरोना काल में जो हमारे यहाँ से 40% ये दस्तावेजों में 40% लेबर जी यहाँ से पलायन करती है रोजगार की तलाश में। बिल्कुल सर। वो वापस लौट के आई। हाँ। वो जब वापस लौट के आई, हम लोगों ने उनसे संपर्क भी किया, बात की, तो अब वो अधिकांश आधे से ज्यादा लोग तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन आधे से ज्यादा लोग जाएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन जो सामने समस्या आ रही है वो बड़ी विकराल है मान्यवर जी। वो समस्या सिर्फ इतनी सी है कि ये जो मजदूर वापस आया है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन मजदूर नहीं है कि आपने कह दिया कि जाओ मनरेगा में काम कर लो, एक खंती खोद लो तो मैं पैसा दे देंगे। ये स्किल्ड लेबर लौट के आई है। कोई दर्जी का काम जानता है, कोई मशीन का काम जानता है, कोई रंगाई का काम जानता है, कोई फिटिंग का काम जानता है। ऐसे लोगों को आप रोजगार कहाँ दे पा रहे हो? अगर आप रोजगार नहीं दोगे तो पेट में आग भड़केगी, और जब पेट में आग भड़कती है मान्यवर, तो नक्सलवाद पैदा होता है। बिल्कुल। मेरा इस सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से, कि नक्सलवाद को पैदा मत होने दो। बिल्कुल। ये बुंदेलखंड बदहाली के कगार पे खड़ा है। धोखे से भी जैसे अभी बीच में रिपोर्टें आई थी कि यहाँ औरतें बिकने लगी थी। बिल्कुल। अगर ये औरतों के बिकने का क्रम बढ़ा, भूख से तड़पता हुआ बच्चे को बाप ने देखा, तो ये तय मान लो कि बुंदेलखंड में नक्सलवाद पनप जाएगा, जिसको बचाने का कार्य सरकार अभी भी कर सकती है। ये सिर्फ भाषणों से नहीं होगा कि योगी जी ने भाषण दे दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाषण दे दिया और प्रधानमंत्री ने भाषण दे दिया कि हमने मजदूरों के लिए ये कर दिया। बिल्कुल। कर दिया नहीं मान्यवर, आपको करके दिखाना होगा। बिल्कुल। आपको खुद मॉनिटरिंग करना होगी। आपको मंत्रियों को यहाँ लगाकर ये देखना होगा कि उसका पेट भरा या नहीं भरा। वरना मैं फिर कह रहा हूँ, नक्सलवाद अगर देश के मध्य भाग जो हृदय होता है उसमें कहीं पनप गया तो पूरा देश पंगु हो जाएगा मान्यवर। जरा सा छत्तीसगढ़ और झारखंड नहीं झेल पा रहे हो, ये तो बुंदेलखंड हृदय है देश का। बिल्कुल सर। और जो केंद्र सरकार ने जो कोरोना के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, तो बुंदेलखंड के लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा? ये पैकेज शब्द इन्होंने गलत दे दिया। इनको थोड़ा सा शब्द का परिवर्तन कर देना चाहिए। इनको ये कहना चाहिए, कोरोना काल में ऋण देने का हमने आपके लिए फैसला किया है। लेकिन फिर एक बात सामने आएगी, ये ऋण देगा कौन, ये ऋण लेगा कौन? बिल्कुल। मैं अपने ऊपर उदाहरण लेके बता रहा हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ जी। झांसी में निवास करता हूँ। बिल्कुल। मैं ऋण लेने जाऊं
कि भाई मुझे ऋण दे दो स्टार्टअप के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो वो कहेंगे तेरी हैसियत क्या है। वो कह रहे कोई भी इसमें दस्तावेज नहीं लगेंगे। बैंक लोन तो तभी देगा जब वो ये देख लेगा कि भानु साई की हैसियत 1 करोड़ को चुकता करने की है। बिल्कुल। कल अगर 1 करोड़ रुपया हमको किसी कारण से नहीं मिलता है तो हम इनसे रिकवर कर लेंगे, वरना बैंक धीरे से हाथ जोड़ देगा। एक रेडी लगाने वाले को, एक सब्जी बेचने वाले को क्या आप ये उम्मीद करते हो कि 10,000 रुपए का लोन बैंक दे देगी? जी नहीं। और अगर किसी को धोखे से दे भी दिया तो क्या आपको ये लगता है कि वो रीपे कर पाएगा फिर? नहीं सर। उसके पास ये क्यों फिर उपहास उड़ाया जा रहा है, क्यों हम लोगों के मुंह पे और कालिक पोती जा रही है? हम तो फिर एक निवेदन कर रहे हैं सरकार से, जी। सोने की चिड़िया हुआ करता था कभी बुंदेलखंड। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खनिज है, हमारे पास देश में हीरा सिर्फ बुंदेलखंड में होता है। बिल्कुल। भाई बन जाते हैं गुजरात के लोग, क्योंकि तराशा वहां जाता है, और लेबर हमारे क्षेत्र के लोगों को भी नहीं मिलती है। ये दुर्भाग्य है हमारे बुंदेलखंड का। बिल्कुल। भगवान राम राजा सरकार हमारे ओरछा में विराजे हैं, बुंदेलखंड में। जी। कहीं राजा राम सरकार नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में ओरछा 0 है। जी। झांसी से शुरुआत हुई थी, एरच से होली की। जी। देश में होली खेली जाती है, लेकिन आप एरच चले जाइए, एक छोटी सी मूर्ति डली हुई है कोने में, जो होलिका अपने गोद में लिए हुए है प्रहलाद को। बिल्कुल। और वहाँ किसी भी तरह का पर्यटन का कोई कारण नहीं है। ऐसे अनेक स्थल यहाँ पर्यटन के भी हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है। आप हमारा राज्य बना दो, हमें आपसे 4 आने पैसे नहीं चाहिए, हम उल्टा आपको राजस्व देंगे। बिल्कुल सर। लेकिन इनकी नीयत खराब है जी। ये वोट की राजनीति करते हैं, ये देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक छोटा सा वृतांत बता दूं। एक बार हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गए थे जब वो प्रधानमंत्री थे। जी। क्षेत्रीय सांसद के साथ गए थे। हम लोगों ने ऐसे ही कह दिया उनसे कि साहब क्षेत्रीय सांसद हम लोग का बुंदेलखंड राज्य निर्माण में आंदोलन में सहयोग नहीं करते हैं। जी। तो उन्होंने छूटते ही कहा हम लोगों से कि ये सहयोग क्यों करेंगे आपका? जी। ये जीतते हैं तो ये अपने बलबूते पे जीतते हैं, और हारे अभी ये है नहीं। आप अपने अंदर इन्हें हराने की कुव्वत ले आइए, ये बुंदेलखंड राज्य चिल्लाने लगेंगे। बिल्कुल। तो सर अब यही कार्य हम करने जा रहे हैं। जी। तो बुंदेलखंड की जनता के लिए कोई मैसेज जिससे बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को नई दिशा मिल सके? देखिए, बुंदेलखंड की जनता के लिए सिर्फ इतना सा हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है जी कि जिस भावना से वो बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात करते हैं वो करते रहें। जी। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन में अगर देखिए, आंदोलन में कोई भी घटना घटित हो सकती है। जी। कभी आंदोलन उग्र भी हो जाता है, कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो थोड़ा सा उसमें हिंसा ले आते हैं, जबकि हम लोग अहिंसा और अहिंसा के तहत ही राजनीति आंदोलन चला रहे हैं। बिल्कुल। अगर कहीं धोखे से कोई कार्य हो गया, कोई लोग बंद हो गए, उनके पास कहाँ पैसा है कि वो अपनी पैरवी करके अपनी जमानत करा पाएंगे? बिल्कुल। तो हम लोगों का भी प्रयास ये है कि जो हम लोग अपना संगठन तैयार कर रहे हैं वो इतना मजबूत हो और ऐसे लोगों का हो जिनको शाम के चूल्हे की चिंता ना हो। बिल्कुल। देखिए, समाज में 3 तरह के लोग हैं जी। एक वो वर्ग है जिसके पास अकूट धन संपदा है। बिल्कुल। उनके लिए बुंदेलखंड राज्य निर्माण का कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार सत्ता में आती है वो अपने धन बल से उनके साथ दलाली करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी। एक वर्ग होता है बहुत छोटा वर्ग, जी, जिसको हम ये ठेला चलाने वाला, मोची, माली, जी, इन विचारों की हिम्मत नहीं होती है कार्य करने की। बिल्कुल। तो एक वर्ग है हम आप लोगों का मध्यम वर्ग। जी। हमको इसी से फुर्सत नहीं मिल रही, वो मुन्ना की चड्डी लाना है, मुन्नी की किताबें लाना है। जी सर। उसके बाद भी आप ये निश्चित मान लिए कि इस बार अब याचना नहीं रण होगा और संग्राम बड़ा भीषण होगा। इस बार इनको समझ में आएगा 2022 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में, या तो बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे और या यहाँ से अपना बोरी बस्ता बांध के जाएंगे। बिल्कुल। एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो यहाँ पे कई संगठन काम कर रहे हैं बुंदेलखंड में, जी, आप देख रहे होंगे कि सब प्रयासरत हैं बुंदेलखंड राज्य के लिए। जी जी। तो आपका क्या मानना है कि सबको इनको बैनर के तले एक बैनर के तले आ जाना चाहिए?
नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, देश में इतनी राजनीतिक दल है, अगर सबका सोच यही तो है कि हमारा देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, फिर अपने जिले का विकास हो, शहर का विकास हो, जी तो सबको एक ही उसमें आ जाना चाहिए, फिर कि एक पार्टी बन जाए, वो अपना कार्य कर ले। बिल्कुल। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर आज हमारे संगठन ने एक ज्ञापन दिया जी कि भाई बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए ज्ञापन दिया, जी तो दूसरा संगठन मशाल जुलूस निकाले, तो तीसरा संगठन कहीं धरना दे, तो चौथा संगठन कहीं हस्ताक्षर अभियान करे। ये निरंतरता बनी रहेगी आपके आंदोलन में, लोगों से जुड़ाव का माध्यम बना रहेगा। और अगर एक हो गए सारे के सारे लोग, अभी हमने किया था 78 दिन का हम लोगों ने सत्याग्रह चलाया था जी संयुक्त एक ही सारे लोग इकट्ठे एक बैनर के नीचे आ गए थे और 78 दिन तक हम लोगों ने सत्याग्रह झांसी में चलाया था जी। लेकिन उसका जो बाद में रिजल्ट आया जी वो ये आया कि बस जो कार्य हो रहा था वो सत्याग्रह स्थल पे ही हो रहा था, बस जी उससे हटकर सारे कार्य बंद हो गए थे जी क्योंकि सारे लोग एक छाते के नीचे आके एक जगह बैठ गए थे जी। एकजुट उससे काम बना नहीं। जी। तो सर आपका बहुत बहुत आभार हमें समय देने के लिए। जी, हमारा तो और एक आपसे निवेदन है जी कि यदा कदा बुंदेलखंड को अवश्य याद करते रहिए। जी बुंदेलखंड की जनता बड़ी बेहाल और बदहाल है। जी सर। आपको और आपके चैनल को और आपको व्यक्तिगत रूप से आपको जी बहुत अपना बहुत आभारी मानेगी अगर आप उसका ध्यान रखेंगे। नहीं सर, बिल्कुल कोशिश रहेगी मेरी। जी सर।